हेलो एवरीवन। आज हमारा 2024 का दूसरा ऐसे है। हमारे ऐसे का टॉपिक है द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर ऑफ द माइंड। भविष्य के साम्राज्य मन के साम्राज्य होंगे। जब भी किसी ऐसे के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं तो जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है उस ऐसे के कोर कॉन्सेप्ट को डिकोड करना। तो अगर आप इस ऐसे को देखेंगे तो आप बहुत जल्दी भावुक हो जाएंगे, अरे इतना सरल और हमें आता है। और आप तुरंत समझेंगे कि ये नॉलेज इकोनॉमी का एक ऐसे है जिसमें बताया जाता है कि भविष्य में वो देश महान होगा या वही देश रूल करेगा या डोमिनेंट रहेगा जिसके पास बेहतर नॉलेज होगा। और आप बड़े खुशी खुशी इसको लिखना चालू कर दोगे। पर ध्यान रखिएगा कि जल्दीबाजी नहीं करनी। एग्जामिनर का एक माइंड सेट होता है, उस माइंड सेट को समझिए। या आपसे जो डिमांड की जा रही है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की डिमांड की जा रही है। आप जब जीएस के टाइप में आंसर लिखने लगते हो ना, वहीं आपके ऐसे में मार्क्स कम हो जाते हैं। अगर आपके पास ये सवाल आएगा और आप इसको हॉरिजेंटल या क्षैतिज विस्तार के फॉर्म में लिख दोगे कि हिस्ट्री जोड़ दोगे, इसके साथ ज्योग्राफी जोड़ दोगे, इसके साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी को जोड़ दोगे, इसके साथ इकोनॉमी को जोड़ के लिख दोगे और सोचोगे हाय मैंने तो लिख दिया, पूरा हो गया। और सबसे मेन बात है कि आपको लगेगा कि मैंने उदाहरण ही उदाहरण लिख दिए हैं, अब इससे बेहतर तो क्या कोई ऐसे होगा। नो डाउट आपने अच्छा किया, लेकिन आपका ऐसे एवरेज ऐसे है। क्योंकि जो एग्जामिनर है वो उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी चाहता है, वो उसमें वर्टिकल एक्सपेंशन भी चाहता है। आप केवल हॉरिजेंटल एक्सपेंशन अगर करेंगे तो वो सही नहीं है। वर्टिकल का मतलब उस ऐसे में कुछ गहराई होनी चाहिए, उस ऐसे में कोई फिलोसफिकल फ्लो होना चाहिए। अगर उसमें कोई डिबेट नहीं नजर आ रही, एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स की फीलिंग उस ऐसे से समझ में नहीं आ रही, एक ऑब्जर्वेशन नहीं अच्छा दिख रहा, तो फिर वो ऐसे में नंबर आपको कम आएंगे। तो जब भी ऐसे लिखो तो सबसे पहले उस ऐसे की कंप्लीट या कोर थीम को समझो। देन उसमें जो कंटेंट है वो कलेक्ट करो, फिर इंट्रो या कंक्लूजन की बात करो। जैसा कि हम लोग इसको एज ए मॉक पेपर देख रहे हैं या एज ए थॉट प्रोसेस देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसकी डिकोडिंग की बात करते हैं और हम देखते हैं कि इसको कैसे डिकोड किया जा सकता है। तो देखिए जो आपका ऐसे है ना, इसके पहले हम कीवर्ड समझ लें। तो इसका जो कीवर्ड है वो बेसिकली है कि जो फ्यूचर होगा वो क्या होगा, माइंड से कंट्रोल्ड होगा। ठीक, मतलब आने वाला जो भविष्य है वो दिमाग से चलने वाला है। तो इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो भविष्य है, जो फ्यूचर है और जो माइंड है वो आपस में रिलेट करेंगे। लेकिन आपको बस इतना नहीं बताना, आपको जब भी आप ऐसे को अपने लिखोगे तो आपको ये तो बताना है कि फ्यूचर माइंड से जुड़ा हुआ होगा। इसको आपको नॉलेज इकोनॉमी के साथ जोड़ के दिखाना है। आपको यह भी बताना है कि जो भविष्य के वॉर होंगे, युद्ध, वो भी नॉलेज के लिए होंगे। क्योंकि युद्ध जो होता है ना वो शक्ति का प्रतीक है और शक्ति के लिए पावर चाहिए, रिसोर्स चाहिए। जब लैंड या जमीन को रिसोर्स समझा गया तो जमीन को कब्जा किया गया। जब स्लेब को पावर समझा गया तो स्लेब को किया गया। जब गोल्ड को या जितने भी एक्सपेंसिव मटेरियल होते थे उसको जब पावर समझा गया तो उसके लिए युद्ध लड़ा गया। आने वाले समय में जो युद्ध होगा वो होगा नॉलेज आइडिया के लिए युद्ध होगा, वॉर होगा वो नॉलेज चुराने के लिए होगा। हाल ही के समय में आप देखते होंगे जिसमें डाटा लीक हो रहा होता है, जिसमें पेटेंट्स, कॉपीराइट जैसे नॉलेज या आइडिया को चुराया जाता है। आप देखते हो कि कई बार इसमें यूएसए चाइना को बहुत क्रिटिसाइज करता है कि आपके यहां से कई तरह से हमारे यहाँ का नॉलेज चोरी किया जा रहा है। क्योंकि भविष्य में वही देश आगे जाएगा जिसके पास इनोवेशन होगा, और इनोवेशन मतलब नॉलेज या आइडिया। तो भविष्य में जो ताकत होगी वो दिमाग में होगी, ना कि शरीर में। भविष्य ये दिमाग से चलने वाला भविष्य होगा,
शरीर से चलने वाला भविष्य नहीं होगा। ये बात एग्जामिनर ने कही और ये बात बिल्कुल सही है, हमें ये लिखना है, ठीक। पर एक बात सोचो कि इसमें कुछ मिसिंग है क्या, और वो मिसिंग क्या है, यही आपसे एग्जामिनर उम्मीद करता है। वो मिसिंग ये है कि क्या भविष्य में मनुष्य केवल एक मानसिक या केवल एक रैशनल एनिमल रह जाएगा क्या? अगर वो केवल रैशनल और मानसिक एनिमल हो गया तो फिर वो तो मशीन बन जाएगा, और अगर मशीन बन गया तो ये तो फिर मानवता की सबसे बड़ी हार है। बात है इमोशंस कहां जाएंगे, भावनाएं कहां जाएंगी। और यहां पर आपको लिखना है कि हमारा जो सभ्यता है, जो समाज है, वो हमेशा मन से नहीं चला, वो चला है इमोशन से भी। एग्जाम्पल में आपको लिखना है कि मदर टेरेसा, भगत सिंह, महात्मा बुद्ध, महावीर, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर, ये सब इमोशंस के बेस पे भी काम किया है, तब इन्होंने एक दुनिया को नई डायरेक्शन दी है। अगर हम केवल माइंड ओरिएंटेड या टेक्नोलॉजिकल होकर बस सोचेंगे तो हम मशीन बन जाएंगे और शायद फिर न्यूक्लियर बम बना लेंगे। लेकिन हम मानवता के लिए क्या करेंगे? मानवता के लिए जरूरी होगा कि मन के साथ साथ एक अच्छा हृदय या एक अच्छा हार्ट भी हो, वैल्यू बेस्ड हार्ट। और हमें इस ऐसे में इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करना है कि भविष्य के साम्राज्य मन के साम्राज्य होंगे, नो डाउट, ये बात सही है, पर भविष्य में हमें इमोशंस को भी जगह देनी होगी। इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इमोशंस या वैल्यू सिस्टम को महत्व दिया गया है। गांधी के एजुकेशन सिस्टम को भी आपको इसमें मेंशन करना है, जिसमें कहा है कि एजुकेशन का मतलब केवल दिमाग को इंफॉर्मेशन से भर देना नहीं, बल्कि हृदय को मूल्यों के साथ जोड़ना भी है। इस तरह से आपको इस ऐसे में वो पॉइंट भी ऐड करनी है जो पॉइंट आपसे एग्जामिनर उम्मीद चाहता है। एग्जामिनर चाहता है कि आपको क्रिटिकल होना होगा, आपको वो भी सोचना होगा जो एक सामान्य आदमी नहीं सोच सकता। अगर भविष्य के साम्राज्य मन के साम्राज्य होंगे तो फिर हृदय का क्या? इसका जो कोर थीम अगर मैं आपसे कहूं, इस ऐसे की जो कोर थीम है वो बेसिकली है माइंड वर्सेस हार्ट, या लॉजिक वर्सेस फेथ, या इमोशंस। और यूपीएससी ये कई बार पूछ चुका है, एक दो बार नहीं, ये 5वां ऐसे है 7 साल में। मैंने सारी इसमें सीरीज बना रखी है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये यूपीएससी लगातार आपको आधी जानकारी दे के आधी आपसे उम्मीद करता है कि आप बताओ क्या आप वास्तव में एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए तैयार हो। क्योंकि एक अधिकारी जब तक कंप्लीट पिक्चर नहीं क्रिएट करेगा तब तक वो सही निर्णय नहीं ले पाएगा। तो यहां आपको बताना है कि नॉलेज इकोनॉमी जरूरी है। भविष्य जो होगा वो मन का होगा, तर्क का होगा, लॉजिक का होगा। आपको ये बात दिखाना है और आपको इसके एग्जाम्पल भी सामने रखने हैं, लेकिन साथ में ये भी दिखाना है कि भविष्य में इमोशंस की उतनी ही डिमांड होगी। अगर हम चाहते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हो तो आपको लोगों के अंदर मन भी लाना होगा अच्छा, साथ में एक अच्छा हार्ट या एक अच्छा हृदय भी लाना होगा, वरना फिर ओसामा बिन लादेन ही बनेगा कोई। इस तरह से आपको अपनी बात को इसमें बहुत अच्छे से दिखाना होगा। रही बात इंट्रो की और कंक्लूजन की, तो आप इसके लिए इंट्रो और कंक्लूजन सोचिएगा। बाकी हम जो इंट्रो या कंक्लूजन की पूरी एक हमने सीरीज बनाई है, उसमें इसको हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि इस तरह के ऐसे में कैसे इंट्रो ऐड करना है। बेसिकली आप जब इस तरह के ऐसे लिखते हो तो आपको बहुत ज्यादा कोई कविता या लाइन याद ना आए, तो आप सीधे क्वेश्चन आंसर बेस्ड से लिख सकते हो। भविष्य के साम्राज्य से क्या आशय है, या व्हाट डू यू मीन बाय मन, मतलब इस मन या माइंड से आपका क्या मतलब है। ठीक है, साथ में आप बता सकते हो कि क्या भविष्य में केवल लॉजिक की जगह होगी, इमोशंस की कोई नहीं, क्या इमोशंस ने इस दुनिया में कभी रूल नहीं किया। इस तरह सारी बातें आप बता सकते हो और फिर उसी को आप स्टेप बाय स्टेप आंसर में लिख सकते हो। और
उसी जो सवाल थे उन्हीं सवालों के जवाब के फॉर्म में एक बेहतर कंक्लूड करके एक कंक्लूजन लिख सकते हो, और आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। देखिए, यूपीएससी आपसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन की उम्मीद नहीं करता। बेसिकली वो आपसे उम्मीद करता है एक क्रिटिकल और एनालिटिकल ऐसे की। आपने कितना क्रिटिकल होकर एनालिटिकल होकर ऐसे सुना है या सोचा है। आप सोचो आप बहुत सारी कोट लिख दो और वो अच्छा ऐसे होगा, तो यूपीएससी में आपको 100 मार्क्स से ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपको 120 135 के पास जाना है, जो कि आजकल बहुत क्राइसिस का एक सब्जेक्ट है, तो आपको उसको एनालिटिकल या क्रिटिकल होकर लिखना होगा। अगर आपको 150 जाना है, तो आपको ऐसे का कंटेंट क्रिटिकल या एनालिटिकल रखना होगा, और साथ में आपको अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छी कमांड रखनी होगी, और उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की डिमांड होगी। थैंक यू।